Focus on goal. Focus on your career, not distraction. Your parents are waiting for your success. जी बिल्कुल फ्रेंड्स, आप लोग समझ चुके होंगे आज का हमारा मोटिवेशनल कोट से आपको अपने लक्ष्य पे टारगेट करना है, फोकस करना है। फोकस ऑन योर कैरियर, आपके अपने कैरियर पे करना है, ना कि डिस्ट्रैक्शन पे। योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर योर सक्सेस, आपके पेरेंट्स आपके सक्सेस का इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे भी। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने एक नए रफ्तार से, एक नए वे में आप लोगों के बीच में रेलवे ग्रुप डी का एक इम्पॉर्टेंट सेशन क्लास को लेके आऊँ, जो कि आप लोगों के बीच में मैं प्लेटफॉर्म बुक को हमेशा फॉलो करता हूँ और देखे होंगे हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सारी चीज़ को मैं डिस्कस करता हूँ। चाहे वो एनटीपीसी का देखोगे, मैं सारे सेट को डिस्कस किया था, चाहे एएलपी का मैं डिस्कस किया था, सारे क्वेश्चन अभी बीपीएससी टीआरई 4.0 को भी डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग देखिए, उसी के रिगार्डिंग मैं ग्रुप डी को भी वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आप लोग देख लेते हैं हमारा एक सेट, बहुत ही आप लोग में इंप्रूवमेंट होगा। सारे क्वेश्चन, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे जीके जीएस हो, सारे क्वेश्चन को मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊंगा, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। और आप लोग जो भी पढ़े होंगे सारे नॉलेज को मैं आप लोग को रिकॉल करवा दूंगा। जो भी पहले पढ़े होंगे सारे नॉलेज को मैं पॉलिश कर दूंगा, दावे के साथ बोलता हूं। तो चलिए, आप लोग हमारे चैनल में नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पुराने हैं तो दोस्तों पर शेयर करिए। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 8 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 4/25 है, तो आर का मान क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, टोटल मैं 100 क्वेश्चन बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना। जब भी आप लोगों को इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है, आप लोगों को रेट निकालना है। तो आप लोगों को क्या करना, साधारण ब्याज जब दिया रहेगा ना, तो आप लोगों को रेट निकालने के क्या करना है, जो 4/25 है, इसको केवल 100 से मल्टीप्लाई करके इसका अंडर रूट निकाल दिया। तो 25 का टेबल में 100 कितना टाइम्स आता है, 4 टाइम्स। अब 4 जाओ कितना, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है। तो ओवरऑल इसका राइट आंसर आ गया 4, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को मजा आ गया होगा। या फिर आप लोग लॉन्ग मेथड से बनाना चाहते हैं तो आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले प्रिंसिपल को एक्स मान लीजिए, क्लियर है। तो अल्टीमेटली एस आई जब निकालेगा तो क्या होता है, पी आर टी। तो पी का वैल्यू कितना हम लोग माने हैं, तो पी का वैल्यू माने तो एक्स रन देंगे, आर का वैल्यू आर है और टी का वैल्यू देखेंगे R% है, क्लियर है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग काफ़ी अच्छे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं जो रिकॉर्ड बना, जो मैं आप लोगों को ट्रिक बताएं उसी के अकॉर्डिंग बना दीजिएगा। देखिए इस टाइप से कीजिएगा, इसको केवल 100 को इससे गुना कीजिएगा, तो देखिए कितना आएगा 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं के समुच्चय से अभाज्य संख्याओं के कितने जोड़े हैं जिन्हें जोड़ने पर अभाज्य संख्याएं प्राप्त होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या करना है, 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्या को लिखना है, यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसका फैक्टर अधिकतम 2 होता है, यानी एक और केवल अपने आप में होना चाहिए, जिसका 2 फैक्टर होता है उसे को ही बोलते हैं। जैसे पहला अगर आप लोग निकालिए तो 53 होगा, देन अगला निकालिए तो 59 होगा, देन 61, 67, 71, 73, 79, अगेन 83 एंड 89 एंड लास्टली आप लोग का होगा 97। ये आप लोग का 50 से लेकर 100 के बीच अभाज्य संख्या है, यानी कि किसी भी 2 अभाज्य संख्या का योग अभाज्य नहीं हो सकता। यानी कि फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता, अगर आप लोग किसी भी का सम करते हैं 2 अभाज्य संख्या का योग, कभी भी आप लोग देखिएगा ना, वो अभाज्य नहीं होगा, यानी 50 से लेकर 100 के बीच में। तो इसका राइट आंसर करेंगे तो 0 होगा। क्या होगा, ये 0 होगा। तो ओवरऑल इसका राइट आंसर क्या करेंगे, 0। यानी कि फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 53 था, अगला क्या हमें बताया था 59, तो यहाँ पे सम कीजिए, यहाँ पे देखिएगा कितना आ रहा, 105 10 11 112 आ गया, जो कि आप लोग एक कंपोजिट नंबर आ रहा। इसी प्रकार किसी भी अगर आप लोग प्राइम नंबर को ऐड कीजिएगा ना, तो हमेशा वो कंपोजिट हो जाएगा। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2, 5, 8, 14 एंड 21 का माध्य क्या होगा। कुछ नहीं करना फ्रेंड, माध्य निकालने के लिए सारी को सम कर दीजिए और ओवरऑल कुल संख्या से डिवाइड करें। 2 + 5 + 8 + 14 + 21, ओवरऑल किससे डिवाइड करें, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि फ्रेंड 5 से डिवाइड करेंगे। तो ओवरऑल अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना आ रहा है, ऐड करने पे 50 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल कितना आ रहा है, 10 आ रहा। तो राइट आंसर क्या होगा, 10, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, एक कमरा 12 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा, इसके फर्श पर 2 मीटर भुजा का वर्गाकार पत्थर के कितने टुकड़े बचेंगे। कुछ नहीं करना है। देखिए जब भी स्टेप्स का आता है कितने बिछेंगे, यानी एन निकालना है। सबसे पहले क्या करना पड़ा, ये दोनों आप लोग को जो दे रहा, क्लियर है, ये आप लोग का वर्ग का यानी कमरे का फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद ये 2-2 मीटर वर्ग के अनुसार इसका टुकड़ा को बिछाएंगे, यानी कि एन निकालने के लिए आप लोग क्या करें, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालें। तो 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन वर्ग का क्षेत्रफल निकालें जो कि 2 मीटर लिखा है, तो 2 × 2 कर देंगे। होपफुली 2 × 2 = 4 हो गया, 4 × 2 = 8 होता है। तो यहाँ
यहाँ पे करेंगे तो 12 को 2 से गुना करेंगे, कितना रहा 24, तो राइट आंसर आएगा 24। तो होपफुली राइट आंसर क्या होगा 24 इज द राइट आंसर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है, उनके घनों का योग 34,560 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले यहाँ पे देखिए घनों के बारे में बोल रहा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, 3 संख्या है, देखिए 2x 3x है 5x है, तो तीनों का क्यूब निकालेंगे। तो 2 का क्यूब क्या होता है, अल्टीमेटली आप लोग को पता है 8 है, तो मान लीजिए x क्यूब मान लेंगे। अगेन आप लोग क्या करें, 3 का क्यूब 27 x क्यूब मान लेंगे। देन नेक्स्टली मानेंगे तो 125 का क्यूब बराबर क्या लिखेंगे 34560 ले देंगे। ओवरऑल सबका सम कीजिएगा, तो फ्रेंड्स सम कीजिएगा तो देखिएगा तो आप लोग के सामने 160 x क्यूब आ रहा, बराबर क्या लिखे 34560 आ रहा। क्लियर है, यहाँ से 0 0 कैंसिल हो रहा, तो x क्यूब का जब वैल्यू निकालेगा तो 3456 का डिवाइड करेंगे 16 से, तो ओवरऑल अगर आप लोग डिवाइड कीजिए तो 216 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 216, यानी कि फ्रेंड्स आप लोग x क्यूब का वैल्यू कितना आ रहा 216। अब आप लोग x का वैल्यू निकालेगा तो हम लोग इसका क्यूब रूट निकाल देंगे, तो अल्टीमेटली अगर आप लोग इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना रहा 6 हो रहा। क्या हो रहा 6 हो रहा। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दूसरी संख्या, सेकंड वैल्यू। तो दूसरी संख्या 3 था, x था, तो x का वैल्यू हम कितना लाए थे 6 लाए, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 18। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउ, देखिए ये जो वर्ड्स लिख रहा, इसमें लिख रहा यदि जो भी शब्द है के सभी स्वरों को हटा दिया जाए फिर शब्दों के अक्षरों को क्रम अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो दाईं ओर से 5वें अक्षर के बाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन होगा। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सारे इसमें वोवेल को निकालना है। तो देखिए एन हो जाएगा, टी एच एस एस टी, फिर सी लिखेगा एल एल वाई, ये कर दिए। और इसमें से हम क्या करेंगे, अब देखिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, तो फ्रेंड्स असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो सबसे पहले आप लोग देखिए सी आएगा, फिर क्या एच एल एल, फिर एन एस करेंगे, एस एस करेंगे, अगेन टी टी करेंगे, फिर वाई करेंगे। क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या लिख रहा, तो दाईं ओर से 5वें अक्षर के बाईं ओर के तीसरा क्या होगा। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताऊं, जब भी दाईं ओर से और बाईं ओर से अगर बोलेगा ना तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों को सम कर देंगे। तो सम करेंगे तो 5 3 क्या होता है 8 होता है। अब हम लोग क्या करें, दाईं ओर से 8वां देखेंगे कौन सा टर्म आ रहा है। देखिए दाईं ओर से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 में क्या रहा एल, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा एल आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें एल, जो कि ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, यदि एक निश्चित कुट भाषा में कलर्ड को एक्स, देखिए जो भी लिखा है तो उसी कुट भाषा में ऑर्डर को कैसे लिखेंगे। कुछ नहीं करना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करें, जो दिया है उसको लिख देंगे COLOURED लिख रहा है, ये कलर्ड लिख रहा है ना, हम लोग इसको लिखेंगे क्या लिख रहा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखे होंगे इसके यहाँ पे एक्स लिख रहा, फिर आप लोग के सामने डी लिख रहा, फिर पी लिख रहा, फिर डी लिख रहा, फिर एन लिख रहा, ए लिख रहा, फिर क्यू लिख रहा, ये जेड लिख रहा। अब हम लोग देखेंगे डिस्कस करेंगे किसके किसके यहाँ पे चेक कर ऑर्डर को लिख रहा, क्या करना आप लोग को ऑर्डर को लाना। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखें ओ के यहाँ पे क्या लिख रहा, तो अल्टीमेटली देखिएगा ओ के यहाँ पे क्या है डी है। क्लियर है। उसी प्रकार एक मिनट देखिए ओ के यहाँ पे डी है, आर के यहाँ पे क्या लिख रहा है ए लिख रहा, फिर डी के यहाँ पे जेड लिख रहा, फिर ई, तो ई के यहाँ पे क्यू है, और फिर आर के यहाँ पे शायद यहाँ पे आर के यहाँ पे ये एन था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग सजाइएगा, सबसे पहले देखिए डी लिख देंगे, फिर आप लोग ये आर के यहाँ पे ए था, सॉरी यहाँ पे ए लिख देंगे, उसके बाद देखिए जेड है, फिर क्यू है, फिर ए है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग को सजाना था। क्लियर है। तो डी ए जेड क्यू ए होगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेगा। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने एक है जिनके ठीक पहले 7 है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को देखना पड़े ऐसे कितने एक है जिनके ठीक पहले 7 है। तो देखिए 1 हो गया, फिर देखिए 2 हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर देखिए 3 हो गया, देन 4 हो गया, एक और हो गया, 5 हो गया, यानी टोटल देखिएगा तो 5 आ रहा है। कितना आ रहा है 5, यानी ओवरऑल ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी की माता है, डी सी की बहन है, सी अपने पिता ई का इकलौता पुत्र है, यानी डी बी का बुआ है, तो क्रमशः डी और सी एक दूसरे से कैसे संबंधित है। कुछ नहीं करना, जो मैं बता रहा हूँ देखते जाइए, केवल सीख जाइएगा। ए बी की माता है, तो फ्रेंड्स ए जो है ना नेगेटिव सिंबल दें क्योंकि माता है, किसकी है बी का, तो हम लोग बी का माता बना दिए। डी सी की बहन है, अभी डी और सी हटाइए, सी अपने पिता ई का इकलौता पुत्र है, ठीक है, डी बी की बुआ है। तो फ्रेंड्स लिखा डी जो है ना बी की बुआ है, यानी कि बुआ, तो डी जो बी की बुआ, यानी कि हम लोग क्या करें यहाँ से मान लेते हैं डी को मान लेते हैं, यहाँ पे डी बुआ है तो यानी माइनस कर दिए। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब लिख रहा था डी की, अब डी सी की बहन है, यानी डी जो है ना सी की बहन है, यानी यहाँ पे हम लोग ये भी समझ में आ गया होगा। सी अपने पिता ई का इकलौता पुत्र, यानी सी का जेंडर पता चल गया प्लस में, ये किसका, ये ई का पुत्र है, यानी यहाँ पे कर दिया ई अपने पिता यानी प्लस कर दिए। क्लियर है। अब देखिए अब बोला डी सी से
एक दूसरे से कैसे संबंध है, डी और सी। तो फ्रेंड्स अगर डी और सी का अगर आप लोग देखिएगा अच्छे तरीके से देखते हैं तो ये भाई बहन आ रहा है, क्या रहा है, ये भाई बहन आ रहा है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, सी को क्लिक करेंगे। और ए या सी का बोलते हैं पति पत्नी होता, तो ऑप्शन नंबर हम लोग देखना चाहते हैं भाई बहन, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखते हैं क्या लिख रहा, सभी खिड़कियां दरवाजे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए खिड़कियां को लोग विंडो बोलते हैं, तो सारे विंडो क्या है, दरवाजे हैं। तो दरवाजे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डोर बोलते हैं। फिर सारे डोर के बारे में बोल रहे हैं दीवारें, यानी वॉल है ये। अब देखिए क्वेश्चन क्या लिख रहा है, ये तो बना दिए। अब देखते हैं निष्कर्ष में क्या लिख रहा है, यानी इसका तो देखते हैं क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंग। साइंस का भी क्वेश्चन देख लीजिए, मैं किस टाइप से बताता हूँ। सभी खिड़कियाँ दीवारें हैं, सबसे पहले आप लोग देखे होंगे सारे खिड़कियाँ, खिड़की को मैं क्या मानता था, विंडो। तो सारे विंडो को हम क्या माने थे, सबसे पहले दरवाजा, यानी कि दरवाजा का इंग्लिश का होता है डोर होता है। उसके बाद सारे डोर को क्या माने थे, तो दीवार माने थे। अब देखिए सभी खिड़कियाँ दीवारें हैं, तो खिड़कियाँ बिल्कुल दीवारें हैं, बिल्कुल, यानी पहला सारे में बिलोंग्स करा। सभी कुछ दरवाजे खिड़कियाँ बिल्कुल, तो यानी दोनों सही कर रहा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों सही हो रहा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि इंग्लैंड में स्वरों को उसके पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है और व्यंजन को उसके अगले अक्षर में बदल दिया जाता है तो शब्दों में अभी भी कितने व्यंजन हैं। कुछ नहीं करना, इंग्लैंड, तो देखिए स्वर को उसके पिछले, तो यानी ई है, तो फ्रेंड ई के पहले क्या आएगा, तो अल्टीमेटली आप लोगों को पता है डी होगा। और ये एन, एन के बाद क्या आएगा, ओ आएगा। जी, जी एक कॉन्सोनेंट है, उसके बाद क्या आता है, एच आता है। एल के बाद क्या लिखे, एम। ए के पहले क्या आता है, जेड। एन के बाद क्या आता है, एन। एन का ओ करेंगे। ई के बाद डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा। अब बोल रहा ना, तो सभी शब्दों में कितने अभी भी व्यंजन है, तो व्यंजन की संख्या काउंट करते देखिए, व्यंजन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यानी ओवरऑल 4 हो गया। तो फ्रेंड्स राइट आंसर करेंगे 4, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, समरूप त्वरण से चलते हुए एक वस्तु 3 सेकंड में 84 मीटर दूरी तय करती है, उसके बाद त्वरण समाप्त हो जाता है और बाद के 3 सेकंड में वह 78 मीटर की दूरी तय करती है। वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या होगा। कुछ नहीं करना, आप लोग को क्या निकालना है, ए निकालना है, प्रारंभिक वेग यानी यू निकालना है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा, सबसे पहले टाइम, तो टाइम को लिखा 3 सेकंड लिख रहा, दूरी यानी एस जो आप लोग का तय कर रहा है 84 कर रहा, फिर उसके बाद देखा 3 सेकंड में 78 मीटर की दूरी तय करती है। तो वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या होगा, कुछ नहीं करना, सबसे पहले एस का फॉर्मूला यूज करना है। तो अल्टीमेटली एस का फॉर्मूला क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर। तो देखिए यू एस का वैल्यू 84 दिया था, यूटी, तो यू का वैल्यू आप लोगों के सामने कुछ दिख रहा है क्या, नहीं। टी 3 सेकंड था, तो देखिए 3 लिख दिए, यू का वैल्यू यू मान लिया, 3 यू हो गया, प्लस देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे आप लोग, तो एस इसका फार्मूला लिख लीजिएगा, यू टी प्लस क्या होता है, हाफ एटी स्क्वायर। मैं ये आगे लिख दिया हूँ, अब देखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा, हो ना यार, हम एस का वैल्यू कितना लिख रहा है 84, यू का वैल्यू आप लोगों को पता नहीं, टाइम 3 था, 3 कर दिए, यू का वैल्यू यू रहने दिए, हाफ कर दिए। ए का वैल्यू आप लोग को शायद यहाँ पे कितना दे रहा था ये, तो ए का वैल्यू कुछ लिख रहा है क्या, नहीं, तो एक ए रहने दे, टी का वैल्यू 3 था, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो ओवरऑल अगर यहाँ से आप लोग सॉल्व किए होंगे तो 84 इक्वल टू लिखे होंगे 3u प्लस 9 को ए से गुना किया, क्या होगा 9a/2, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, क्लियर है। अब अगेन हम लोग क्या करते हैं, सेकंड के लिए बोल रहा, तो देखिए एस दे रहा 78 लिख रहा, एस इक्वल टू यू टी, तो यू का वैल्यू तो यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा था, नहीं था, तो यू टी का वैल्यू अगर देखिए तो 3 था। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रेंड्स वो एक वर्क और कर सकते हैं। देखिए त्वरण समाप्त होने के बाद, त्वरण समाप्त यहाँ पे क्या लिख रहा है, देखिए त्वरण समाप्त हो जाता है, तो त्वरण समाप्त हो जाने के बाद भी इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस ए टी के अकॉर्डिंग आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। अल्टीमेटली इसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया, तो देखिए यू है आपका, यू रहेगा ए, तो ए का वैल्यू कुछ नहीं लिख रहा, ए रहना, टाइम का वैल्यू 3 लिख रहा था, तो यहाँ पे भी का वैल्यू लिखा है यू प्लस 3a लिखना पड़ेगा, क्लियर है। अब इसी के रिगार्डिंग हम सॉल्व करवा रहे हैं, यानी कि एस बाई यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, एस का वैल्यू 78 था, यू प्लस 80, यानी कि यहाँ पे देखिए तो 3a आ जाएगा, इंटू क्या लिखिएगा 3 प्लस वहाँ पे क्या था 0 था। अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिएगा तो 78 बराबर आ जाएगा 3u प्लस 9a आ रहा है, इसको समीकरण 2 सॉल्व करिए। अब इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व किया ना, तो u का वैल्यू देखिएगा तो 30 मीटर पर सेकंड आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा। काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, तो राइट आंसर आएगा 30 मीटर पर सेकंड, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वस्तु को अनंत और किसी अवतल लेंस के ऑप्टिकल सेंटर ओ के बीच रखा जाता है तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए अवतल लेंस बोल रहा है, क्लियर है। तो अवतल लेंस का फिगर आप लोग बाय द वे आप लोग जानते हो बनाने के लिए इस टाइप से बनाते हैं, क्लियर है। वस्तु को अनंत से रखना है, तो याद रखिएगा किसी वस्तु को अनंत पे रखेंगे अवतल लेंस में, और ऑप्टिकल सेंटर, देखिए ऑप्टिकल सेंटर का अर्थ होता है 0 पे, ठीक है। तो यहाँ से किसी अनंत से अगर रखते हैं ना, तो ये हमेशा क्या करता है, ये हमेशा याद रखना ये छोटा बनता है, क्या बनता है, छोटा बनता है। तो यहाँ पे राइट आंसर करेंगे तो काफ़ी छोटा बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, याद रखिएगा ये छोटा बनता है, क्लियर है। और यह प्रकाश, यह हमेशा प्रकाश के अंदर फोकस के बीच ही रखते हैं, क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा।
बात ही करना चाहते हैं अवतल लेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स याद रखिए आप लोगों को अवतल लेंस की जो क्षमता होता है, यानी अवतल लेंस की जो क्षमता है ना, वो हमेशा नेगेटिव में होता है। क्या होता है? ये माइनस डायोप्टर होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और वही उत्तल लेंस की क्षमता, अगर बात करना चाहते हैं उत्तल लेंस की क्षमता क्या होना, तो ये हमेशा प्लस डायोप्टर होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। बात करना चाहते हैं डायोप्टर क्या होता है, तो अल्टीमेटली पता होगा लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, डायोप्टर, या फिर द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ को क्या बोलते हैं? 1/f। इसका यूनिट होता है मीटर, तो मीटर इनवर्स को डायोप्टर बोलते हैं। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन यू नो, गड़गड़ाहट की आवाज़ की वजह से होती है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स पता होगा गड़गड़ाहट की आवाज़ ध्वनि के बादलों और भूमि जैसी कई प्रवर्तक सतहों के क्रमिक परिवर्तन के कारण होती है। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? बात ही करना चाहते हैं, देखिए एक बड़े बादल के ध्वनि के बार बार या फिर बार बार अगर आप लोग सुनाई देता ना, देखिए अगर ध्यान से सुनिएगा, एक ही ध्वनि का बहुलित परिवर्तन के बार बार जो सुनाई देता, बार बार जो सुनाई देता, उसे बोलते हैं अनुरणन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुरणन। देखते होंगे सिनेमा हॉल में काफ़ी स्टेप से होते रहता है। क्लियर है? चलिए, और अनुरणन के कारण ही क्या करते हैं, हॉलों की छतों या दीवारों को खुरदरा किया जाता है। चलिए, अब बात ही करना चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, भार का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे भार को क्या लिखते हैं, डब्ल्यू। तो वेट बराबर होता है फार्मूला mg, मास गुना जी होता है। मास का यूनिट क्या होता है? kg होता है, और जी का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा भार का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, बात करना चाहते हैं किलोग्राम का। तो किलोग्राम जो होता है वह मास का यूनिट होता है, वही मीटर का। तो मीटर जो होता है वह लेंथ का होता है, सेकंड किसका होता है? टाइम का होता है। आई होप पता होगा। और फ्रेंड्स याद रखिएगा भार जो होता है ना, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर जाने पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना हो जाता है। ये भी आप लोग को ध्यान में होता है। क्लियर है? और वस्तु का द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, यानी कांस्टेंट होता है वो। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए क्वेश्चन है, एक मिनट लास्ट में बताते हैं इसका। यदि किसी उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। सबसे पहले आप लोग को पता है F क्या होता है? R/2 होता है। यानी कि देखिए 24 को हम लोग क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, तो अल्टीमेटली 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर। तो फुली राइट आंसर क्या कहिए? ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स पता होगा भरतनाट्यम जो है ना तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर क्या करें? ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। तो अगेन राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? बात ही करना चाहते हैं भारत में शास्त्रीय नृत्य के। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितना है। क्लियर है? वही बात करना चाहते हैं गुजरात में। तो गुजरात में कौन सा डांस होता है? तो अल्टीमेटली आप लोग को पता हो गरबा। क्या होता है ये? गरबा। ठीक है? वही उड़ीसा में कौन सा होता है? तो उड़ीसा में जो था ओडिसी भी क्या शास्त्रीय नृत्य है। आई होप पढ़े होंगे आप लोग। वही बात करना चाहते हैं केरल में। तो केरल में 2 होता है, एक होता है कथकली, देखिए ली देता हूँ, कथकली होते हैं, और एक होता है मोहिनी आट्यम होता है। क्लियर? मोहिनी आट्यम। और सबसे पुराना जो शास्त्रीय नृत्य है वह भरतनाट्यम है, जो कि तमिलनाडु का है। क्लियर है? चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। किस तिथि को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुई थी। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा संविधान सभा का अंतिम जो बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 24 जनवरी 1950 को हुआ था। क्लियर है? और उसी दिन देखिए 24 जनवरी को भारत में बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि इसी दिन 3 इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता भी होगा, मैं बताया था, इसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नियुक्ति हुआ था। यानी राजेंद्र प्रसाद का नियुक्ति कब हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नियुक्ति हुआ था 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसी दिन याद रखना भारत का राष्ट्रीय गान यानी राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक को इसको मान्यता मिला था। क्लियर है? और इसी दिन भारत का राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम को भी मान्यता मिला था। इसलिए तीनों इंपॉर्टेंस हो गया। क्लियर है? और 24 जनवरी क्या है? अंतिम संविधान का बैठक हुआ था। चलिए, बातें करना चाहते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करना चाहते हैं, देखिए 22 जुलाई 1947 को। तो अल्टीमेटली पता होगा 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय तिरंगा झंडा यानी राष्ट्रीय ध्वज जो था उससे अपनाया गया था, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। क्लियर? इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। और फ्रेंड्स बात करना चाहते हैं 22 जुलाई को। तो प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को राष्ट्रीय तिरंगा दिवस भी मनाते हैं। क्लियर है? वही बात करना चाहते हैं, यहाँ पे एक और ऑप्शन है। तो देखिए 13 दिसंबर। तो अल्टीमेटली पता होगा 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था। यानी उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 13 दिसंबर को हुआ था उद्देश्य प्रस्ताव। ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? वही बात करना चाहते हैं। और कुछ था क्या? इसमें कुछ नहीं है। 22 जनवरी 1950 तो वैसा कोई डेट नहीं है, रहता मैं डिस्कस कर देता। तो तीनों डेट्स के बारे में पूरे के पूरे मैं डिस्कस कर दूँ। आई होप मजा आ गया होगा। क्लियर है? और फ्रेंड्स याद रखिए संविधान दिवस कब मनाते हैं। तो याद रखिए संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष मनाते 26 नवंबर को। कब मनाते? 26 नवंबर को। और वही बात करते हैं संविधान हत्या दिवस कब मनाते हैं? तो 25 जून को मनाते हैं। ये कब से मनाया रहा है? इसी साल 2025 से मनाया रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, निम्नलिखित इस क्वेश्चन को हटाइए।
देखिए ये क्वेश्चन आ गया, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं 21 को क्वेश्चन को, तो 19/43 से राइट आंसर। ये क्वेश्चन, तीन संख्याओं का योग 100 है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 4:9 है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है, तो दूसरी संख्या निकालना है। देखिए सबसे पहले ये सेकेंड और फोर्थ, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो यहाँ पे थोड़ा देखिए मैं अच्छे से बता रहा हूँ, ये पहली है ये दूसरी है, तो पहली संख्या लिखा 4 और सेकेंड का लिखा 9 और दूसरी तीसरी का लिखा 3:4। अब सॉल्व कीजिए ना, इससे तीनों निकल जाएगा आप लोगों को। देखिए 4 तिया 12, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, ये आ रहा। अब देखिए तीनों का 100 लिख रहा है योग है, तो चलिए जोड़ते हैं, हम देखते हैं। 12 और 27 कितना हो गया 39, 39 और 36 को जोड़िएगा तो 39, देखिए 9 7 कितना 7 6 13 2 15, 5 हो गया, 3 2 5 और 6 और 1 7 आ गया, यानी कि ओवरऑल अगर ऐड किए होंगे तो 75 आया होगा। क्या हो गया 75। अब 75 का वैल्यू आप लोग को लिख रहा है 100, क्या लिख रहा है 100। यहाँ पे देखिए आप लोग के सामने 75 का वैल्यू लिख रहा है 100, ठीक है। तो वो रहा आप लोग का दूसरी संख्या, तो दूसरी ने 27 का वैल्यू निकालना। तो देखिए 25 का पारा में 73, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 3 का पारा में 9 बार में, तो 9 चौक 36 आ गया। तो ओवरऑल इसका राइट आंसर देखा तो 36 है, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं 5:8 के अनुपात में उनके महत्तम समवर्तन और लघुत्तम समवर्तन का गुणनफल 6760 है, इन संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए आप लोग पढ़े होंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर, देखिए शायद पढ़े होंगे एलसीएफ इंटू एचसीएफ का जो फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी ए इंटू बी कर रहे हैं। अब इसका देखिए प्रोडक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट दिया 6760 लिख रहा है, ठीक है। अब इसका एचसीएफ एलसीएम का जो वैल्यू लिख रहा है यहाँ पे देखिए दोनों का, हाँ ये जो है इसका एचसीएफ एलसीएम को रेशियो में लेंगे, 5x इंटू क्या करेंगे हम लोग 5x इंटू 8x कर देंगे। आप लोग कर लीजिए ना, तो यहाँ पे आएगा 40x² का वैल्यू जो आ रहा है आप लोग के सामने 6760 आ रहा। तो ओवरऑल 0 0 कैंसिल हो गया, 4 का पारा में ये कीजिएगा ना, तो इसका स्क्वायर रूट निकालिए, तो देखिए 169 बार में कट जाता है, 169 किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का होता है, यानी कि फ्रेंड x का वैल्यू आ रहा है 13, हम लोग को निकालना था दोनों का योग। तो देखिए 5 8 कितना होता है 13, अब 13 और x का वैल्यू भी 13 लाए, तो 13 को 13 से गुना करेंगे 169 आएगा, यानी 169 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 92 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बिलासपुर से अमृतसर जाती है और 94 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। यदि पुण्य यात्रा के लिए 186 घंटे का समय लगता है तो बिलासपुर और अमृतसर के बीच की दूरी ज्ञात करना। कुछ नहीं करना है, ये इजी क्वेश्चन आप लोग बना लिए होंगे। देखिए कुल दूरी निकालना है, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए चाल, सबसे पहले देखिए 92 किलोमीटर पर ओवर जा रहा है ये, और कितना से वापस आ रहा है 94, क्लियर है। तो हम लोग क्या करें, इसको रेशियो लेंगे तो 46 रेशियो क्या आएगा 47 आएगा, क्लियर है। आप लोगों को पता है टाइम क्या होता है इन्वर्स होता है, यानी कि 47 हो गया, ये क्या 46 हो गया। ओवरऑल फ्रेंड्स देखिए वापस जा रहा और आ रहा, तो दोनों को क्या करेंगे सम कर देंगे। तो आई थिंक देखिएगा सम करें तो 93 आ रहा, तो 93 का जो वैल्यू लिख रहा है आप लोग का 186 लिख रहा है ना, हाँ 186 घंटे में पूर्ण करता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 1 से 93 को 186 से भागा देंगे 2 घंटा आएगा, कितना आएगा 2 घंटा। हम लोग को क्या बोला दूरी निकालना है, तो दूरी बड़ा क्या होता है चाल गुना समय। अब क्या करें फिर चाल, तो ओवरऑल देखे होंगे चाल कितना था 92 था, समय कितना था, तो अभी जस्ट निकाले तो 47, और ओवरऑल 2 बार ले रहा था 2 से गुना कर देंगे, तो टोटल आंसर आएगा 8648 किलोमीटर। क्या आएगा 8648 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर है, तो ऑप्शन नंबर ए को सी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नल P और Q एक टंकी को क्रमशः 30 और 20 मिनट में भर सकते हैं। P और Q दोनों को कुछ मिनट के लिए खोला गया, जिसके बाद P को बंद कर दिया गया था। टंकी के शेष हिस्सों को Q द्वारा 5 मिनट में भर दिया गया। पाइप P को कितने मिनट बाद बंद किया गया। कुछ नहीं करना है, देखिए सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे एक P है, यहाँ पे Q है, तो सबसे पहले P को लिखा 30 और इसका कितना लिख रहा है 20, तो ओवरऑल अगर देखिएगा ना कुल काम कितना लिखा 60 लिख रहा, तो ओवरऑल इसका क्षमता निकला 2 आ रहा है, इसका क्षमता आ रहा 3 आ रहा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, देखिए क्या लिख रहा P और Q दोनों को कुछ मिनट के लिए खोला है, जिसके बाद P को बंद कर दिया। जब P को बंद कर दिया तो Q तो चलाना फ्रेंड, तो टंकी को शेष में Q द्वारा 5 मिनट भर दिया गया। सबसे पहले क्या करें Q द्वारा, देखिए यहाँ पे Q द्वारा 5 मिनट भर लिया गया, तो Q यार 5 मिनट में देखिए Q का क्षमता कितना था 3 था, तो Q के यानी कि 3 से गुना करें कितना गया 15, तो ओवरऑल फ्रेंड्स Q का 5 मिनट का जो काम हो गया 15 काम किया, ठीक है। तो टोटल कार्य कितना था 60, तो 60 में से 15 को माइनस करेंगे कितना गया 45। अब बोला P को कितने मिनट बाद बंद किया गया, तो सबसे पहले P, तो P का क्षमता का देखिए 2 था, Q का 3 था, 2 और 3 कितना था 5, तो 5 को 45 से भागा देंगे कितना आएगा 9 मिनट, तो ओवरऑल P को 9 मिनट के बाद बंद किया गया। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, अगर आप लोग प्रैक्टिस किए तो ईजी क्वेश्चन है ये। देखिए बिस्तर तकिया हम लगाते हैं, तो सोफा कहाँ होता है, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स सोफा जो होता है गद्दी के लिए होता है, किसके लिए होता है गद्दी के लिए होता है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रही है, देखते हैं क्या लिख रही है। देखिए
क्या लिख रहा है ये, क्या जंक फूड के विज्ञापन पर प्रतिबंध होना चाहिए? हाँ, यह अस्वस्थकर और अस्वस्थ होता है, नहीं यह बहुत सस्ता होता है। तो देखिए आप लोग बताइए, देखिए कथन के अनुसार जंक फूड के विज्ञापन पर प्रतिबंध होना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य के लिए अस्वस्थकर अथवा अस्वच्छ होता है, जो कि बहुत ही तो प्रबल वन आप लोग का सही है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को कीजिएगा। इसको बताना 25 शुतुरमुर्ग या चमगादड़। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले आप लोगों को पता होगा शुतुरमुर्ग जो था पक्षी के अंतर्गत आता है, ये हो गया, और चमगादड़ एक अलग के रूप में आता है। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा तो सी को क्लिक कर देंगे। तो सी किस में लिखा, तो यहाँ सी हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। क्लियर है। चलिए डी क्वेश्चन, निम्नलिखित में इसमें बताना विषम आकृति जोड़ी चुने जो अन्य आकृति जोड़ियों से भिन्न है। तो इसमें अगर आप लोग देखिए ध्यान से अगर देखिए तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य देश के सभी नागरिकों पर बाध्यकारी है। क्लियर है। संवैधानिक बाधाओं के बिना कोई भी भारतीय अच्छा नागरिक नहीं बनेगा, ये गलत है। मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल करना है, यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है कि सभी नागरिक उनका पालन करेंगे। तो एकमात्र तो नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर जब भी एकमात्र अगर आता है, क्लियर है, और एक के बिना आता है तो हमेशा वो नेगेटिव लेता है, यानी कि ना तो 1 सही हो रहा ना तो 2। तो यानी फ्रेंड राइट आंसर करेंगे निष्कर्ष 1, ना तो धारण 1 करा ना ही 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, इसमें आप लोग को मैच करना। देखिए 89 को अगर आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 178 आएगा। तो 90 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 180। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। देखिए समुद्र की गहराई निर्धारित करने, पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीकी का उपयोग करते हैं? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा इसके लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। किसके लिए प्रयोग करते हैं? सोनार का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं सोनार का, तो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसको याद रखिए, मे भी पॉसिबिलिटी पूछ सकता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, लेकिन मैं लिख देता हूँ साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। क्लियर है। चलिए तो राइट आंसर करेंगे सोनार। क्या लिखेंगे? सोनार करेंगे। क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स याद रखिए समुद्र की गहराई को मापने के लिए फायदोमीटर का प्रयोग करते हैं। वही बात करना चाहते हैं एमआरआई, तो एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिस्पांस इमेजिंग होता है। क्लियर है। चलिए और एक होता है रडार, तो रडार का पूर्ण फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और रडार का उपयोग जो करते हैं दूर की वस्तुओं की स्थिति, उनकी दूरी, चाल और चलने की दिशा का पता लगाने के लिए करते हैं। चलिए एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच कितने न्यूनतम समय अंतराल की आवश्यकता होती है? अल्टीमेटली फ्रेंड्स पता होगा एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच में 1/10 सेकेंड को तोड़ेंगे तो 0.1 सेकेंड की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर करेंगे तो 0.1 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। और फ्रेंड्स याद है किसी प्रवर्तक सतह से टकराकर ध्वनि को वापस आने की प्रतिक्रिया को प्रतिध्वनि कहते हैं। इसके साथ साथ याद रखिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी जो होना चाहिए वह 17 मीटर होना चाहिए। चलिए मुक्त रूप से गिरने वाली किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण किसके स्वतंत्र होता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ ये जो स्वतंत्र होता है ना, तो हमेशा वह द्रव्यमान के होते हैं। किसके होते हैं? द्रव्यमान के। अल्टीमेटली मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ मुख्य रूप से गिरने वाले किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला जो त्वरण होता है वह द्रव्यमान के स्वतंत्र होता है, यानी स्वतंत्र। देखिए आप लोग आई थिंक पढ़े भी होंगे एफ बराबर क्या होता है? एम ए होता है। क्या होता है? ये एम ए होता है। तो अल्टीमेटली देखिए एफ इज डायरेक्टली, देखिए या फिर ए इज डायरेक्टली पॉइंट टू क्या और एम ई हो रहा ना, तो इस टाइप से आप लोग कर सकते थे। क्लियर है। चलिए और भी देखते हैं इसमें क्या लिख रही है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया। क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया। बातें करना चाहते हैं यहाँ पे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। तो फ्रेंड बात करना चाहिए दाब, तो दास कैसे मात्रा क्या होता है? पास्कल होता है। वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ऊर्जा का क्या होता है? जूल होता है। क्लियर है। इस सब सारी चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में टेरिडोफाइटा क्या है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड देखिए टेरिडोफाइटा जो आता है आप लोग का एंजोला भी आता है, मार्सिलिया भी आता है, सिलिनजेलिया भी आता है, यानी उपरोक्त में एक से अधिक हो गया, यानी सभी हो गया। क्लियर है। चलिए टेरिडोफाइटा का जो लक्षण होता है वह इसमें जाइलम में वाहिकाएं और फ्लोएम में सह कोशिकाओं का अभाव होता है, पुष्पहीन होता है, नाड़ी की धड़कन से मापी जाती है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता है नाड़ी की धड़कन जो होता है ना, यानी पल्स बीट जो है ना, वह धमनी से मापी जाती है, यानी आर्टरी से मापते हैं। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि आर्टरी से मापते हैं। फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ सांस द्वारा बाहर निकाली गई वायु में 17% ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ये भी आप लोग को याद रखिएगा। और फ्रेंड्स याद रखिए चलिए इसके बारे में और बता दूँगा बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में किस रोगों में किसे धनु स्तंभ के नाम से जाना जाता है? देखिए किसे हम लोग बोलते हैं धनु स्तंभ, काफ़ी फेमस क्वेश्चन ये। तो अल्टीमेटली मैं आप लोग को बता, टिटनेस जो रैंक होता है ना उससे बोलते हैं धनु स्तंभ बोलते हैं। क्लियर, इस चीज़ को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है। अब इसको दूर करने के लिए लोग क्या करते हैं, डीपीटी का टीका लगाते हैं। डिप्थीरिया आप लोग को पता होगा, डीपीटी का टीका लगाते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन, तो अल्टीमेटली आप लोगों को पता होगा स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, जो कि इसकी जो अध्यक्षता किया था चिदम्बरम पिल्ले ने किया था, क्योंकि ये मद्रास की बात कर रहा है। क्लियर है। तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में चिदम्बरम पिल्ले ने वर्तमान तमिलनाडु में इसका क्या किया था, नेतृत्व किया था। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बातें करना चाहते हैं थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा लाला लाजपत राय ने पंजाब में, देखिए लाला लाजपत राय जो है ना वो पंजाब में, आप लोग जानते होंगे पंजाब शेर पंजाब इसको बोलते हैं। लाला लाजपत राय पंजाब में, वही बाल गंगाधर तिलक, तो तिलक कहाँ किया था, महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र में ये दोनों ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्लियर है। चलिए, और स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी किया गया था। आई होप आप लोगों को पता भी होगा। क्लियर है। चलिए, और इसके साथ साथ पता होगा आप लोगों को एक और डेट मेंशन करते हैं 16 अक्टूबर, जो कि इंपॉर्टेंट था। 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन, देखिए इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है ये, लॉर्ड कर्जन, देखिए मैं लिख देता हूँ, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया था। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया था? तो अल्टीमेटली अति सघन जो था वह अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का समापन किया? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ भारत और, देखिए यहाँ पे बताना चाहता हूँ भारत, श्रीलंका और मालदीव, श्रीलंका और मालदीव ने त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का समापन कर दिया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो 4, 5 और 6 से विभाज्य है? जब भी बड़ी से बड़ी इस टाइप से क्वेश्चन आता है ना विभाजन है, तो आप लोग क्या करें, जो संख्या 4, 5 और 6 इसको आप लोग 2 से डिवाइड कीजिएगा। एलसीएम निकाल दीजिए ना, तो एलसीएम मैं निकाल दिया हूँ। देखिए तो इसका एलसीएम अगर आप लोग निकालेंगे तो टोटल 60 आएगा। क्या होगा? 60। हम लोग क्या बोले 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो क्या करेंगे 60 को हम लोग 93/9 से डिवाइड करेंगे। तो ओवरऑल फ्रेंड्स हम लोग एक बार में लगाते हैं 60 आ गया, तो यहाँ पे 939, फिर यहाँ पे 9 से लगाते हैं 5, 6 बार में लगाएंगे तो 360 आ गया। क्लियर है। यहाँ से करेंगे 9 और 3 यानी 39 इसका शेष आ गया। क्लियर है। तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे 999 में से हम लोग 39 को माइनस कर देंगे तो 960 इसका राइट आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व किए होंगे तो राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर है। ऑप्शन में पुट करके भी देख सकते हैं आप लोग। क्लियर है। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बताऊंगा। देखता हूँ, जब एक संख्या 234 से विभाजित होती है तो शेषफल 36 बचता है। उसी संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा? कुछ नहीं करना, जितना शेष बचता है यानी 13 को आप लोग 36 से डिवाइड कर देते हैं, 13 दूनी 26 हो गया ना, तो ओवरऑल कितना बच रहा? शेष 10। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करें, ये रूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्मिला अपने जल जीव कुंड के लिए मछली खरीदती है यानी एक्वेरियम के लिए। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली में से एक मछली यदि उसे देने के लिए निकालता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि मछली नर है? तो देखिए नर कितना था 5, तो जितना को निकालना है ऊपर ओवरऑल कर देंगे। टोटल कितना था 8, 5, 13, तो 5/13 होगा। तो ऑप्शन है क्या? बिल्कुल, तो 5/13 यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। देखिए ABCD एक समचतुर्भुज है, AC लघुत्तम विकर्ण है, एंगल ABC 60 डिग्री और AC 6 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना फ्रेंड। देखिए सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ एक समचतुर्भुज को ड्रॉ करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्या करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा इसका डायगोनल आपस में क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है यानी 90 डिग्री बनाता है। अब देखिए इसमें एंगल ABC, तो चलिए बातें करना चाहते हैं। देखिए एंगल A मान लें, इसको मान लेते हैं BSC हो गया, एंगल ABC बोल रहा ना ये। चलिए AB, रुकिए इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से लिखना पड़ेगा। देखिए ये तो 90 फिक्स है, मान लेता हूँ एंगल A है, ये B है। अब यहाँ पे तो 90 ये B हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। B लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे C मान लेता हूँ। देखिएगा थोड़ा सा, ये A है, मान ली B है, ये मान ली C है। यहाँ पे आप लोग लिखा 60 डिग्री, तो ये अल्टीमेटली 90 है, तो यहाँ पे क्या होगा 30 डिग्री होगा। क्या होगा? ये 30 डिग्री होगा। अब देखिए ABC, AC का वैल्यू 6 लिख रहा है, क्या है 6 लिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से मान ली O है, तो OC का वैल्यू इसके अकॉर्डिंग निकालेगा, ये हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुकिए एक और तरीका से बताना चाहते। देखिए सबसे पहले एक समचतुर्भुज बनाएंगे। देखिए इस टाइप से आप लोग बना दीजिए तो काफ़ी ईजी हो जाएगा आप लोग के लिए। तो फ्रेंड्स A लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे B, यहाँ पे क्या करेंगे C, यहाँ पे क्या
करेंगे डी। ओवरऑल देखिए ये आप लोग आपस में इंटरसेक्ट कर गया, ये ओ है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग 90 डिग्री किए। अब देखिए यहाँ पे एंगल आप लोग का जो लिख रहा था, देखिए ABC, तो यहाँ पे आप लोग का 60 डिग्री लिख रहा है, क्लियर है। अब देखिए हम लोग को OC निकालना है, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर आप लोग को पता होगा तो अच्छे से जानते हैं, OC जब निकालेगा तो ये AC जो लिख रहे हैं यानी जो टोटल AC का हाफ कर देंगे, यानी OC जब निकालेंगे तो इसका हाफ कर देंगे, यानी कि 3 सेंटीमीटर हो गया। अब एंगल CBD इसका वैल्यू क्या लिख रहा था, टोटल ओवरऑल 60 डिग्री था, तो अल्टीमेटली अगर आप लोग केवल CBD निकालेगा तो इसका हाफ कर देंगे, यानी ये भी कितना आ गया 30 डिग्री। अब हम लोग क्या करें, इसका वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे sin 30 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो sin 30 का वैल्यू क्या होता है, देखिए परपेंडिकुलर यानी OC बाय क्या करेंगे, हाइपोटेनस BC। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग कीजिएगा तो sin 30, देखिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा ना sin 30 इक्वल टू कीजिएगा तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, OC बाय BC करना पड़ेगा। sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, OC का वैल्यू 3 है, BC का वैल्यू स्टेप से है, तो टोटल कीजिए तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर आएगा। तो ओवरऑल इसका राइट आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब सारे क्वेश्चन इजी है फ्रेंड्स, आप लोग देखिए किसको सेटिस्फाइड किया, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी को सेटिस्फाइड कर सकते हैं आप लोग। 6:20 पर घड़ी तथा मिनट के सुई के बीच कोण क्या होता है, इसके लिए फार्मूला होता है, देखिए 11/2 मिनट, तो मिनट 20 मिनट है, -30h होता है, 30 कर दें, h का वैल्यू 6 गुना कीजिए, 2 का पारा 20 10 बार यानी 110 आ गया, माइनस यहाँ पे करें 180, तो 180 में से 110 का कितना डिग्री आ गया 70 डिग्री। तो ओवरऑल फ्रेंड्स करेक्ट आंसर आ गया 70 डिग्री। इसमें आप लोग देखना गुम संख्या को ज्ञात करना है। देखिए 2 में कितना ऐड करेंगे, 6 आएगा, +4, फिर 6 12 यानी कि +6, फिर देखिए +8 18, फिर +10 12 14 16 ऐड के, तो 56 + 16 ऐड कीजिए तो 72 आ जाए, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप लोग को मैच करना है, तो इसमें अगर आप लोग मैच कीजिएगा ना तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लीजिए काफ़ी अच्छा, ये अपोजिट निकालना था, ये प्रतिबिंब इमेज निकालना था। ये देखिए कितने पत्थर, ना तो कुत्ते और ना ही बिल्ली है, ना तो कुत्ते ना ही बिल्ली है, तो देखिए ना तो कुत्ते ना ही बिल्ली, तो ये कुत्ते और ये बिल्ली है, तो इसमें ये पार्ट्स वाले को जो इसको हटा दीजिए ना इसको, तो ओवरऑल अगर आप लोग देखिएगा ना तो टोटल यानी इसको हटा दीजिए वाला पार्ट्स को, तो क्या बचा 6 बच रहा है, ऑप्शन है क्या, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। निम्नलिखित में कौन से कवक दाद उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स याद रखिए दाद उत्पन्न करने वाले जो कवक होते हैं उसको बोलते हैं कोकस, क्या बोलते हैं, कोकस, तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर देंगे। समान गुणों वाले को कुलों को क्या कहते हैं, अल्टीमेटली मैं आप लोग को बताया था समान गुणों वाले कुलों को ऑर्डर कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्डर, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। बातें करना चाहते हैं प्राणी वर्गीकरण का, तो फ्रेंड प्राणी वर्गीकरण में सबसे पहला जो होता है एक संघ होता है, क्या होता है, संघ होता है, अगेन आई रिपीट, संघ के बाद होता है वर्ग, क्या होता है, ये वर्ग होता है, उसके बाद जो आता है गण, क्या आता है, ये गण आता है, उसके बाद अगर बात करना चाहते हैं कुल होता है, क्या होता है, ये कुल होता है, फिर प्रजाति होता है, सबसे बड़ा क्या होता है, प्रजाति होता है, ये भी आप लोगों को ध्यान में होगा। सॉरी, सबसे बड़ा होता है संघ, यानी कि प्राणी वर्गीकरण में सबसे बड़ा क्या होता है, संघ होता है, सबसे छोटा क्या होता है, प्रजाति, देखिए मैं लिख दिया प्रजाति सबसे छोटा होता है, क्लियर है, ठीक है। और विटकर के वर्गीकरण के अनुसार मोनेरा समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मशरूम क्या है, तो अल्टीमेटली आप लोग पढ़े होंगे मशरूम क्या है, तो फ्रेंड्स पता होगा मशरूम एक प्रकार का कवक है, क्या ये कवक है। साथ में आप लोग को पता है मशरूम में सर्वाधिक प्रोटीन होता है, क्या होता है इसमें सर्वाधिक क्या होता है, प्रोटीन होता है। आप लोग फ्रेंड बता सकते हैं प्रोटीन का सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो अल्टीमेटली में आप लोग बताता है एमिनो अम्ल होता है, क्या होता है, एमिनो एसिड होता है, जिसका सामान्य सूत्र शायद आप लोग पढ़े होंगे, तो क्या होता है NH2COH होता है, NH2COOH होता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक गुद्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है, तो अल्टीमेटली मैं आप लोगों को बताता पथरी जो होता है ना उसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है, क्लियर है। और फ्रेंड्स याद रखिए गुर्दे की पथरी को नेफ्रोलिथोलाइसिस भी कहते हैं, क्लियर है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको क्या बोलते हैं, तो लिख देता हूँ मैं देखिए लिख देता हूँ नेफ्रोलिथाइलिस बोलते हैं, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए और इसके बारे में और भी कुछ आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्लियर है। चलिए इसके साथ साथ फ्रेंड्स इसमें एक और आता है जो आप लोगों के लिए काफ़ी, इसी में ग्लोरिकल्स होता है। देखिए निम्नलिखित में विटामिन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिए सही नहीं है। पहला, कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स ये आप लोग देखिएगा ना तो ये हो सकते हैं, तो बिल्कुल ये आप लोग का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन क्या लिख रहा है देखता हूँ, देखिए क्या लिख रहा है ये, कुछ विटामिन हार्मोन्स की तरह कार्य करता है, बिल्कुल हार्मोन्स की तरह कार्य करता भी है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लिख रहा
कुछ विटामिन शरीर में जमा होता है, बिल्कुल होता है। विटामिन के जल में घुलनशील होता नहीं, विटामिन के जल में घुलनशील नहीं होता। जल में घुलनशील जो होता है ना वह बी और सी होता है। क्या होता है? बी और सी होता है, जिसमें बी के काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, B1 B2 B3 इस टाइप से होते हैं। क्लियर है? तो जल में घुलनशील होता है विटामिन सी, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और वही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बताना चाहते देखिए, सबसे पहले याद करिए B1, तो B1 से क्या होता है? बेरी बेरी होता है। वही B2 से क्या होता है? इसको बोलते हैं किलोसिस होता है। B3 से होता है बांझपन होता है। और B5 से होता है पेलाग्रा होता है। B6 से आप लोगों को पता है एनीमिया होता है। वही B8 को हम लोग बोलते हैं B8 ने B9 को बोलते हैं त्वचा रोग, और B12 से एनीमिया होता है। ये सारी चीज़ों को आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरिएस्टिक सर्जरी किस व्यक्ति में परिवर्तन लाती है? तो उससे याद रखिए, बेरिएस्टिक सर्जरी किसी व्यक्ति की, याद रखिएगा, पाचन तंत्र में परिवर्तन लाती है। किस में लाती है? पाचन तंत्र में। ये भी आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो देखिए, कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। पंचमहल, तो पंचमहल दिल्ली में स्थित नहीं बल्कि फतेहपुर सीकरी में है। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? बी को क्लिक करें। कहाँ पे फ्रेंड? फतेहपुर सीकरी में। लिख देता हूँ, फतेहपुर सीकरी में है। अग्रसेन की खाड़ी भी है दिल्ली में है। लाल किला भी दिल्ली में है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन बात करना चाहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार का। तो फ्रेंड्स आप लोग को पता हो कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली सल्तनत काल में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया था। इसका पूरा कार्य जो किया था इल्तुतमिश ने किया था। क्लियर है? चलिए, लाल किला का निर्माण किसने किया था? तो शाहजहां ने करवाया था। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स याद है, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे? हॉकी से। किससे? ये हॉकी से है। निम्नलिखित में किस राज्य में उगादी त्यौहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो यहाँ पे देखिए उगादी, तो उगादी त्यौहार जो है ना, याद रखिए, उगादी त्यौहार जो था एक नए वर्ष की खुशी में मनाया था, जो कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए तो कर्नाटक दे रहा, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करें, कर्नाटक है। क्लियर है? चलिए वही बातें करना चाहते हैं, देखिए नागालैंड का। तो नागालैंड का जो नए फेस्टिवल होता है उसको बोलते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल। क्या बोलते हैं? हॉर्नबिल फेस्टिवल। और जल्लीकट्टू जो होता है तमिलनाडु में होता है। वही अरुणाचल प्रदेश में होता है, इसका भी कुछ था, मैं ट्रिक से भूल गया। अरुणाचल प्रदेश में भी था, कुछ नया था, ये ईटा करके था, कुछ करके मैं भूल रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश का मेरे माइंड में नहीं, बहुत ही अच्छा था। चलिए ठीक है, देख लेंगे, है ना। चलिए, और हरली जो होता है ना आप लोग का छत्तीसगढ़ में आता है। अरुणाचल प्रदेश के पक्का नगर या कुछ करके था। नेक्स्ट, सैन 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो फ्रेंड इसके लिए क्या कीजिए ना, सैन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करें। सैन देखिए आप लोग 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री का फॉर्मूला यूज करिए। आप देखिए सैन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज कीजिए। क्या होता है? सैन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू सैन बी। तो सैन ए का वैल्यू यानी 45 बी इंटू कॉस बी के यहाँ पे कितना 30 डिग्री माइनस कॉस ए, तो कॉस ए का वैल्यू 45 का दें इंटू सैन बी का वैल्यू कितना 30 डिग्री। अब यूज कर लीजिए ना, तो यहाँ पे सैन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 करेंगे, कॉस 30 का वैल्यू 1√3/2 कर देंगे, माइनस यहाँ भी करें तो 1/√2 आएगा इंटू 1/2। ओवरऑल इसको सॉल्व किए तो √3 - 1/2√2 करेंगे। क्लियर है? तो ओवरऑल फ्रेंड्स करेक्ट आंसर करेंगे तो माइनस में करेंगे √3 - 1/2√2। ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। देखिए यदि 410 का 20%, 520 का 40% से x प्रतिशत कम है तो x का मान ज्ञात करना। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आता है। वैसे 60.57 है ये क्वेश्चन भी आप लोग बना सकते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग खुद से कीजिएगा। मेन जो क्वेश्चन होगा आप लोग हार्ड क्वेश्चन बता। देखिए यदि अवलोकन, इसको भी बना सकते हैं वैसे आप लोग। यदि अवलोकन 4 2 3 3 2 2 4 2 4 x 3 4 4 2 3 4 का मोड 4 है तो x नहीं हो सकता है, यानी कि मोड उसे कहते हैं जो अधिकतम संख्या आता है। तो अगर इसको सॉल्व कीजिए ना तो देखिएगा 2 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता है। एक पासे में प्रत्येक फलक को निम्न रूप में रंगा गया, काले हरे के निकट है, यानी कि काला को ना हरा के निकट रखा गया। चलिए ठीक है, फिर वो रहा, मान लीजिए कि पासा बनाते हैं। सबसे पहले हम 6 स्ट्रक्चर बना देंगे। देखिए इस टाइप से आप लोग बनाए होंगे, आप लोग जानते होंगे, इस टाइप से बनाए होंगे। ठीक है, देखिए देखते हैं कितना, देखिए 1 2 यहाँ पे फ्रेंड 1 2, देखिए इसको अगर आप लोग बनाते हैं ना तो देखिए 1 5 2 3 4 5 6 गया। बोला ना आप लोग देखिएगा सबसे पहले क्या लिखा, देखिए काला हरा के निकट है। मान लीजिए काला, तो हरा को जिसके बारे में बोला ताकि उसको बीच में ली, हरा के निकट है। मान लीजिए हरा है, इसके बगल में कौन है? काला है, तो यहाँ पे चलिए मैं काला ली दिया हूँ। फिर बोला हरा पीले के विपरीत है, हरा जो है ना पीले के विपरीत है, यानी इसका जो पीला होगा यानी हरा का उल्टा पीला हो गया, यहाँ पे ली देंगे। फिर गुलाबी नीले के विपरीत है, गुलाबी जो है ना नीले के विपरीत है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो गुलाबी, तो गुलाबी तो ये हो रहा है, गुलाबी जो है ना ये किसके नीले के, तो नीला आप लोग का यहाँ पे ये आ गया नीला। और क्या बोल रहा, लाल हरे के निकटतम है, तो लाल हरे के, यानी कि यहाँ पे लाल कर दिए लालो। ठीक है, अब बोल रहा आप लोग का, तो क्या बोल रहा, निम्नलिखित कौन सा निश्चित रूप से सत्य है? काला, यहाँ पे देखिए इसमें थोड़ा सा फिर मिटाना पड़ेगा, तो इसमें अगर देखिएगा ना
इसको देख लीजिएगा, मैं जो बताया तो उसी के अकॉर्डिंग होगा ये सब सारे क्वेश्चन को फ्रेंड देख लीजिएगा आप लोग। क्लियर है? जो क्वेश्चन आप लोग के लायक है, जो इंपॉर्टेंस है, उसमें सारे को मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ। देखिएगा ये क्वेश्चन देखता हूँ क्या लिख रहा है ये। आवर्त में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आवर्त सारणी में तत्वों को नाभिक में बढ़ते हुए आवेशों के क्रम में सजाया गया। तो नाभिक में बढ़ते हुए आवेशों के क्रम में सजाया गया, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है? इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, तत्वों में परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं एवं इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। क्लियर है? और याद रखिए, आधुनिक आवर्त सारणी जो भी चल रहा है उसे बोलते हैं दीर्घ रूप से आवर्त सारणी बोलते हैं। इसको कौन दिया था? तो आप लोग के सामने मैं लिख देता हूँ, नील्स बोर ने दिया था। किसने दिया था? बोर ने दिया था। देखिए नील्स बोर ने दिया था, और उसके साथ साथ किसने दिया था? मोसले ने दिया था। ये भी आप लोग को ध्यान में होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। और अभी जो आवर्त सारणी चल रहा है उसमें कुल आवर्त की संख्या कितना है? तो अल्टीमेटली पता है 7 है। आवर्त की संख्या कितना? 18 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करने पर बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड बनाता है। निम्नलिखित में कौन सा इसमें शामिल अभिक्रिया के सही ढंग को व्यक्त करता है? तो देखिए सबसे पहले अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम का सल्फेट को निकालें NH4 2 कीजिएगा। सल्फेट के लिए क्या होता है? SO4 होता है। क्लियर है? इसके साथ लोग बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 कीजिएगा। ये रिएक्शन करेगा ना, तो आप लोग अल्टीमेटली पता होगा NH4Cl होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे कीजिए तो BaSO4 निकल गया, तो ये अवक्षेप हो गया था। यानी BaSO4 क्या अवक्षेप होता है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया का निर्माण करेगा, जो कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जाइए तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर? क्लास 10 का क्वेश्चन था ये। असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए राइट के लिए पीले क्या होता है? ये पीले भी क्लास 10 का क्वेश्चन है। पीले असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ पीले ज्वाला प्रदान करते हैं जो ऑक्सीजन में जलते हैं। क्लियर है? और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो नीले कलर देता है उसे बोलते हैं एल्केन बोलते हैं, यानी जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। और ये आप लोग एल्केन का सूत्र है, और इसके साथ इस समय बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। इस जलने पर नीला कलर का देता है। बाकी एक अल्कीन होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, एक होता है अल्कान CnH2n-2 होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संयोजी कोष हर तत्व में कोष में होता है। तो देखिए संयोजी कोष हर तत्व का बाह्यतम कोष होता है। क्या होता है? बाह्यतम कोष, यानी ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर देंगे। क्लियर है? जैसे मान लीजिए कि सोडियम का निकालते हैं, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक संख्या 11 होता है, तो 2 8 1 निकालेंगे, तो लास्ट में क्या 1 है, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 1 हो गया। अगेन आई रिपीट, मान लीजिए कि फ्रेंड देखिए आप लोगों को शायद पता होगा, देखिए जो मैं बता ध्यान से सुनेगा। मान लीजिए क्लोरीन निकालते हैं, क्लोरीन का 17 होता है, तो निकालिए इसका वैलेंसी कितना संयोजी 2 8 कितना हो गया? 7, तो 7 हो गया इसका आंसर। क्लियर है? तो इस टाइप से इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? तो देखिए 7 हो गया। कितना हो गया? 7। इस टाइप से पढ़ सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त से संबंधित? देखिए आवर्त निकालना, मान लीजिए सोडियम का निकालते हैं, तो अल्टीमेटली सोडियम के 11 होता निकाले, टोरी इलेक्ट्रॉन 2 8 1 आ गया। उसी पे मान लीजिए आर्गन का निकालते हैं, तो अल्टीमेटली ये भी 18 होता, निकालिए ना, 2 8 3। इसी प्रकार सारे लोग में देखिएगा ना, तो फ्रेंड देखिएगा अगर इसमें देखिए टोटल लेयर कितना आ रही है? के में जा रहा है LM, यानी टोटल 3 जा रहा है ना, तो आवर्त संख्या क्या होगा? 3 हो गया। तो आवर्त संख्या 3 है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी को करेंगे। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, तीसरा आवर्त में कुल तत्वों की संख्या जो होता है ना, वो 8 होता है। कितना होता है? 8। देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, कुल आवर्त की संख्या कितना? 18 है। कितना ये? 7 है। कितना ये? 7 है। तो चलिए मैं सारे के बारे में बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को पता, पहला आवर्त में कितना? केवल 2 तत्व हाइड्रोजन और हीलियम है। सेकेंड, तो सेकेंड में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे कुल कितना है। ठीक है? और वही बात करना चाहते हैं थर्ड में, तो अल्टीमेटली थर्ड में 8 होता है, और फोर्थ में भी आप लोग को पता 8 होता है। ठीक है? और वही आप लोग को पता पांचवा में, तो फ्रेंड पांचवा में कुल जो होता है वो 18 होता है। ठीक है? और छठा में आप लोग बताइए कुल कितना होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कुल कितना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। वैसे मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसमें और भी क्वेश्चंस आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेंजीन कौन से हाइड्रोकार्बन है? तो अल्टीमेटली आप लोग को पता होगा बेंजीन। देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाए होंगे। ठीक है? तो बेंजीन एक प्रकार के जो होते हैं आप लोग का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, एरोमेटिक होते हैं। तो राइट आंसर करेंगे तो एरोमेटिक। क्या लिखें? एरोमेटिक। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसका सूत्र होता है C6H6 होता है। क्या होता है? C6H6 होता है। अगर आप लोग इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो देखिए आप लोग रिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसे। देखिए इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं। क्लियर है? ये आप लोग का हो गया। या फिर आप लोग इस टाइप से इसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो सिंगल, फिर डबल, सिंगल, इस टाइप से भी कर सकते हैं। नहीं तो फार्मूला के बेस्ड बनाना चाहते हैं, देखिए सी ली दिया 6 तो 1 2 3 4 5 1 6। अब सबसे पहले जो शुरू में ना यहाँ पे सिंगल दिए तो यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल दिए, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल दिए, यहाँ पे डबल। अब जहाँ पे एक हाइड्रोजन दे, थक चुका है माइंड मेरा। चलिए ये सारी चीज़ को फ्रेंड देख लीजिए, है ना। तो यहाँ से अगर आप लोग देखिएगा तो इस याद रखिएगा ना, बेंजीन में कुल सिग्मा बॉन्ड की संख्या कुल कितना होता है? 12। वही पाई बॉन्ड की संख्या कुल कितना होता है? 3 होता है।
चलिए अगला, भारत के किस शहर में पहली भारतीय वाटर टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया? तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा मुंबई। कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो उत्तरी अमेरिका, क्योंकि ये किसका, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फ्रेंड्स याद रखिए ये जो है ना उत्तरी अमेरिका जो होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए किसका होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे किया? जम्मू कश्मीर में। चलिए कुछ और क्वेश्चन है, ये देखिए आप लोग बना सकते हैं ये सब सारे क्वेश्चन को। देखिए, जब लाइट हाउस के शीर्ष से समुद्र तल से 120 मीटर ऊपर देखा जाता है तो इसके ओर आ रहे जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, तो अवलोकन अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? देखिए सबसे पहले लाइट हाउस, तो आप लोगों को पता है लाइट हाउस है ये समुद्र तल से, तो समुद्र आप लोग का जमीन होता है 60 डिग्री, 30 डिग्री से क्या हो रहा है 60 हो रहा, तो देखिए आप लोग इस टाइप से कर सकते हैं। आप लोग के सामने ये कितना 30 डिग्री है, अब ये क्या है 60 डिग्री है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है 120√3, तो यहाँ पे देखिए 120√3 है ना। तो फ्रेंड्स आप लोग मैं बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे लिख रहा है इसका वैल्यू 120√3 लिख रहा है ऊंचाई, ठीक है। तो √3 के सामने लिखा है ये लिख रहा है वैल्यू, तो आप लोग को इसके द्वारा दूरी तय करना है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे देखिए √3 का वैल्यू जो हो रहा है, देखिए √3 का वैल्यू लिख रहा है 120√3 लिख रहा है, यानी ये काट दे, यानी एक का वैल्यू कितना है 120 आ रहा। तो अल्टीमेटली 2 इकाई का वैल्यू करेंगे तो 240 होगा ना, तो राइट आंसर 240 यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। काफ़ी ऑरली क्वेश्चन है सारे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं आप लोग, है ना। तो अगर इसको बनाते तो इसको अगर बनाइएगा तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये भी आप लोग का बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन, आई होप आप लोग बनाए होंगे, तो राइट आंसर आएगा 84। देख लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन जो रहेगा आप लोग खुद से देखिए, जहाँ डिस्कस करने वाला था सारे को मैं बता दिया हूँ। ये क्वेश्चन देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 किसका परमाणु विन्यास है? कुछ नहीं करना, देखिए टोटल गिनिए, एस ब्लॉक में कितना है 2 2 4 हो गया, पी में कितना है 6 है, फिर 2 है, फिर 3 जोड़ दीजिए ना ये, तो 4 6 10 10 2 12 12 3 15, तो 15 में क्या होता है अल्टीमेटली आप लोगों को पता 15 में क्या होता है फास्फोरस, तो राइट आंसर होगा फास्फोरस, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितनी कली चूना प्राप्त होगा? इसके लिए क्या कीजिए आप लोग को पता होगा, तो CaCO3 को तोड़िएगा, CaCO3 को अगर तोड़ते हैं ना तो ये टूटेगा आप लोग का CaO + CO2 में टूटेगा। अब यहाँ पे लिखिए 100 ग्राम का वैल्यू लिखा है 56 ग्राम के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में किए 56 को 4 से डिवाइड किया तो 14 ग्राम आएगा, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। RPA का लाभ क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कीजिएगा। चलिए कुछ थक चुका हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो में आके बताऊँगा, देखता हूँ कुछ है। देखिए प्रोमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो अल्टीमेटली मैं बताया था बराक ओबामा होते हैं। पहले एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो भारत में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए को कर देंगे, ठीक है। 1951 में हुआ था। ये सब सारे क्वेश्चन। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं जिम कॉर्बेट है, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भारत का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ के विधानमंडल द्वारा पारित किया गया? तो न्यूयॉर्क का, तो ऑप्शन नंबर बी को कर देंगे। फ्रेंड्स कहीं कंफ्यूजन होगा तो आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं। थोड़ा मैं टायर्ड हो चुका हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो पूरे बताऊंगा। सॉरी अगर कुछ मिस्टेक होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो इससे भी ज़्यादा अच्छा बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट।